कहा था? हमने कहा था कि जो पौधे का हरा रंग होता है ना, तो पौधे के हरे रंग का जो कारण होता है वो क्या होता है? तो पौधे के हरे रंग का जो कारण होता है वो आपने कहा सर कि क्लोरोप्लास्ट होता है। पौधे के हरे रंग का कारण क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। हरित लवक, सुनते जाइएगा, हरित लवक। तो हरित लवक के कारण क्या होता है? पौधा हरा होता है। लेकिन ये हरित लवक किसके कारण हरा होता है? तो देखिए, हरित लवक के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित। ये क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? तो आपने कहा सर यह एक ग्रीन पिगमेंट है, हरे रंग का वर्णक है, हरे रंग का वर्णक है ना। अब ये पिगमेंट क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई इस संसार में, इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में जहां कोई रंग होगा उसके पीछे कोई ना कोई पिगमेंट अवश्य होगा। बिना पिगमेंट का कलर हो ही नहीं सकता। तो पिगमेंट का मतलब क्या होता है? आप समझ लो, पिगमेंट का मतलब होता है डाई, है ना। जैसे आप बालों को रंगते हैं डाई से, दीवार को रंगते हैं डाई से। जैसे कि लहू का रंग लाल, पिगमेंट कौन? हीमोग्लोबिन। त्वचा का रंग काला, पिगमेंट कौन? मेलानिन। टमाटर का रंग लाल, पिगमेंट कौन? लाइकोपीन। तो बिना पिगमेंट का कलर हो नहीं सकता, है ना। तो पिगमेंट आप समझ लो कि पिगमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिसका अपना एक रंग होता है। हिंदी में उसको कहते हैं क्या? वर्णक कहते हैं, है ना। और इंग्लिश में पिगमेंट कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, लेकिन क्लोरोप्लास्ट किसके कारण हरा है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर की डाई भरी हुई है, एक पिगमेंट भरा हुआ है, जिसके कारण ये हरा है। तो क्लोरोफिल के कारण क्लोरोप्लास्ट हरा, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधे हरे, है ना, पौधा हरा, और इन पौधों की वजह से संसार में हरियाली, है ना, संसार में हरियाली। तो ऐसा समझिए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना आपका, ये एक थैला सा है और इसमें एक ग्रीन कलर की डाई भरी हुई है ना, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, वो स्कैटरिंग की वजह से होती है अंजलि। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग। हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मतलब एनिमल्स में, प्लांट्स में अगर कहीं पर कोई कलर दिख रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई पिगमेंट क्या होगा? अवश्य होगा। बिना पिगमेंट का जो है वो कलर हो नहीं सकता। बिना पिगमेंट का कलर हो नहीं सकता। ठीक है जी। अब देखिए, फिर हमने कहा कि भाई कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। ये कहलाता है आपका लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां होता है, कब होता है? तो दिन में होता है। और लाइट रिएक्शन में लाइट यूज होता है, प्रकाश अवशोषित होता है। बिना लाइट का ये रिएक्शन हो नहीं सकता। और डार्क रिएक्शन भी कहां होता है? दिन में ही होता है ना। डार्क रिएक्शन भी दिन में ही होता है। इसका नाम डार्क रिएक्शन इसलिए है क्योंकि भाई इसमें लाइट जो है वो यूज नहीं होती, प्रकाश का डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है। तो डार्क रिएक्शन कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि ये रात के अंधेरे में होगा, रात के अंधेरे में होगा, है ना। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, है ना, ये 2 चरणों में हम प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने वाले हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फास्ट रिकैप देख लीजिए आप लोग। अब सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन को देखेंगे और फिर डार्क रिएक्शन को देखेंगे। किसको देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स? लाइट रिएक्शन को देखेंगे और डार्क रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है। लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इस प्रतिक्रिया को दुनिया के सामने बताने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था आपका हिल साहब। तो सबसे पहले लाइट और फिर डार्क रिएक्शन। लेकिन लाइट और डार्क रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है ये मैंने आपको बता रखा है। देखो होता क्या है लाइट में और डार्क में, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जिसमें पौधे CO2 एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर लेते हैं मिट्टी से, और एनर्जी लेते हैं कहां से? ऊर्जा लेते हैं सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से। और इस सनलाइट को अवशोषित करता है कौन? पौधों की पत्तियों में
जो कोशिका है, कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल का काम होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। इस एनर्जी से जो वाटर है वो दो भागों में टूट जाता है। इस एनर्जी से क्या होगा कि ये जो आपका वाटर है ये दो भागों में टूट जाएगा। वाटर जो है वो टूट कर बनाता है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन बना है, ऑक्सीजन जो बना है माय डियर फ्रेंड्स, ये चला जाएगा आपका कहां पर? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो आपने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन जल के माध्यम से आता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन जल के माध्यम से आता है, ये दिख रहा होगा। तो ये लाइट रिएक्शन हो गया पूरा का पूरा। लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और इस ऊर्जा से पानी को दो भागों में तोड़ दे रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन चला गया एटमॉस्फेयर में। यही है लाइट रिएक्शन। ठीक, अब देखिए ये लाइट के हेल्प से जो पानी दो भागों में टूट गया, लाइट के हेल्प से ये जो पानी दो भागों में टूट गया, इस रिएक्शन का नाम रखा गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, या इसी को हम बोल सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जल का प्रकाश विक्षेदन, जल का प्रकाश विक्षेदन या जल का विक्षेदन या जल का अपघटन भी लिख सकते हैं। फोटो मतलब लाइट और लाइसिस मतलब टूटना। फोटोलाइसिस लाइट के हेल्प से टूटना, किसका? पानी का। या स्प्लिटिंग मतलब भी क्या होता है? टूटना। तो ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन? प्रकाश को अवशोषित कर रहा है क्लोरोफिल, जिससे पानी टूट रहा है दो भागों में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन चला गया कहां पर? एटमॉस्फेयर में, और इस प्रक्रिया का नाम दिया गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दिस इज योर लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में देखो क्या होना है। लाइट रिएक्शन के दौरान ये जो हाइड्रोजन बना है ये CO2 से कंबाइन करेगा, CO2 से कंबाइन करके क्या बना लेगा? आपका ग्लूकोज बना लेगा, C6H12O6। देखो बन गया ना ग्लूकोज। तो ये है आपका डार्क रिएक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, है ना, अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया में बस क्या हो रहा है कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन बना है ना, वो CO2 से मिलकर क्या बना लिया है? ग्लूकोज बना लिया है। ये आपका हो गया डार्क रिएक्शन। तो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में कहानी क्या चल रही है वो हमने बता दिया। अब इसको पॉइंट वाइज हम आपके सामने लिखना चाहते हैं, इसको पॉइंट वाइज हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डार्क रिएक्शन के बारे में अभी लिखेंगे, कैल्विन साहब ने बताया, कविता, है ना। तो डार्क रिएक्शन को आगे हम लिखेंगे कि उसको कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं और उसको C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है जी, कविता। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन को देखेंगे। लाइट रिएक्शन जो है आप जानते ही हैं कि दिन के समय में होगा, दिन के समय में होगा। इसमें लाइट डायरेक्ट यूज होगा, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होगी, और ये कहां होगा? तो आप कहिएगा सर क्लोरोप्लास्ट में होगा। ये कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन क्या है? प्रकाश संश्लेषण का एक चरण है, और प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कि दुनिया को पहली बार हिल साहब ने बताया था कि भाई लाइट रिएक्शन में ये चीजें होती हैं। इसे लाइट रिएक्शन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लाइट के बिना संभव नहीं है, इसमें लाइट डायरेक्ट यूज हो रहा है, इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो हमने क्या बोला कि ये दिन के समय होता है, इसमें लाइट डायरेक्ट यूज होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट में कहां, तो क्लोरोप्लास्ट में कहां होता है? थाइलेक्विड में। ध्यान से सुनिएगा, थाइलेक्विड में या फिर ग्रैनम में, थाइलेक्विड या ग्रैनम।
थाइलेक्विड में या कहां पे होता है, ग्रैनम में होता है। तो जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में कहां, जिद पे अड़ जाए एग्जामिनर तो क्या बोलिएगा, थाइलेक्विड में या ग्रैनम में। अब ये थाइलेक्विड या ग्रैनम क्या है ना, उसके लिए हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। तो हम लोग देखना चाहते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ, उस स्लाइड पे अभी हम वापस आएंगे, घबराइएगा मत। जो स्लाइड अभी हमने पीछे किया है ना, उस पे हम वापस आ रहे हैं, फिर से सारे प्रक्रियाओं को एक्सप्लेन करेंगे। हरित लवक की संरचना, हरित लवक की संरचना, जो बच्चे नए हैं जरा देख लीजिएगा। जैसे हमने पिछले क्लास में आपसे कहा कि ये मान लिया कि कोई पौधा है और इसकी एक पत्ती है। तो पौधा बना हुआ किसका है, कोशिका का बना हुआ है। तो पौधे की पत्ती में भी क्या होगी, कोशिकाएं होंगी। इस तरह से छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ये पत्ती बनी हुई है। तो ये है आपका सेल यानी कोशिका। तो हमारा शरीर या पौधों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब इस एक कोशिका को आप जूम कर रहे थे तो पा रहे थे कि प्लांट सेल कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। और इस प्लांट सेल में ये है आपका प्लांट सेल। व्हाट इज दिस, दिस इज प्लांट सेल, पादप कोशिका। तो पूरा पौधा इसी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और कोशिका में होते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कोशिका में केंद्रक होता है, और भी चीज होती है, उससे हमें मतलब नहीं है। इसमें क्या है, प्लांट सेल में एक इस तरह का छोटा सा अंग है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। क्या नाम है, हरित लवक। ठीक है जी। इसी हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब इस एक हरित लवक को अगर हम जूम करें, थोड़ा सा और बड़ा बना के दिखाएं, तो इस हरित लवक को जब हमने जूम किया था तो देखा था कि ये जो छोटा सा हरित लवक दिख रहा है ना, ये दरअसल दो झिल्लियों से घिरा हुआ एक संरचना है। दो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली। जो बाहर वाली झिल्ली है वो क्या कहलाएगी, आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगी बताइए, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली। उसके नीचे जो मेम्ब्रेन होगा, जो झिल्ली होगी, वो कहलाएगी इनर मेम्ब्रेन। इनर मतलब नीचे वाली, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। और आंतरिक झिल्ली के नीचे ये जो जगह है, खाली स्थान बचा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स एस्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा। तो ये जो खाली स्थान है ना, जिसमें लिक्विड भरा होता है, जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, उसको एस्ट्रोमा कहते हैं, या इसी को पीठिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, पीठिका, शुद्ध हिंदी में। अब इस एस्ट्रोमा में मतलब ये जो खाली स्थान है ना, उसमें ढेर सारी सिक्के जैसी संरचना होती है, लाइक दिस, ढेर सारी सिक्के जैसी संरचना। तो ये जो सिक्के जैसी संरचना है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेक्विड कहते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलेक्विड कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों के हाथों में अगर आप ढेर सारे सिक्के आप दे देते हैं तो एक के ऊपर एक रख के सिक्कों का बंच बना लेगा, गुच्छा बना लेगा। तो उसी तरह से थाइलेक्विड एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, और इस थाइलेक्विड के बंच को, ये सिक्कों का समूह मतलब थाइलेक्विड के बंच को हम ग्रैनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैनम। क्या बोलेंगे इसको, ग्रैनम कहेंगे, है ना। इस तरह से ढेर सारा आपको मिलेगा ग्रैनम, लाइक दिस। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेक्विड और थाइलेक्विड के बंच को ग्रैनम कह रहे हैं। तो एक बंच को ग्रैनम कहेंगे, सबको बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, ग्रैना कहेंगे। ग्रैना प्लूरल है, तो कभी किताबों में ग्रैनम लिखा मिलेगा, कभी ग्रैना लिखा मिलेगा, तो घबराना नहीं है। एक समूह को हम क्या बोल रहे हैं, एक बंच को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रैनम, और सबको ग्रैना कहेंगे।
तो हमने कहा था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो दो चरणों में संपन्न होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो कहां पे होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहां? तो उत्तर होगा थाइलेक्विड या ग्रैनम। अगर जिद पे अड़ जाए कि भाई लाइट रिएक्शन कहां होता है, तो जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट में होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहां? तो थाइलिक्विड या ग्रैनम। थाइलिक्विड एक सिक्के जैसी संरचना और इसके समूह को ग्रैनम कह रहे हैं, तो इसमें होगा आपका लाइट रिएक्शन। ठीक है जी, सवाल मिल गया। इसमें होगा आपका प्रकाशीय अभिक्रिया। और अगर मैं आपसे कहूं कि डार्क रिएक्शन कहां पे होगा, डार्क रिएक्शन कहां होगा, तो स्ट्रोमा में होगा। स्ट्रोमा में क्या चलेगा आपका? डार्क रिएक्शन। RKN मतलब रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको बना लीजिए आप, ये डायग्राम आप बना लीजिए। ये है हरित लवक की संरचना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में, बता दो आप। और ये सब जो कनेक्टेड हैं इनको इंटरथैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है उतना। आपके लेवल पे पढ़ा रहा हूं, आपके औकात के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। तो लाइट रिएक्शन कहां होना है? थाइलेक्वाइड में या ग्रैनम में। डार्क रिएक्शन कहां हो रहा है? स्ट्रोमा में या पीठिकाओं में, है ना। इसको याद रखना है आपको। अब चलिए वापस चलते हैं हम डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन पे, है ना, कि एक्चुअली में उसमें हो क्या रहा है। तो आपने कहा सर फिर से एक बार उस स्लाइड पे चलते हैं कि डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन कहते हैं। और ये कहां होता है? तो ये होता है थाइलेक्वाइड में, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड में। इट अकर्स इन थाइलेक्वाइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यह क्रिया हरित लवक के थाइलेक्विड में या ग्रैनम में संपन्न होती है। ठीक है, इसको लाइट रिएक्शन क्या क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बिना लाइट के हो नहीं सकती है। तो इतनी बातें याद रखिएगा कि दिन में होता है, लाइट की उपस्थिति में होता है। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहां? तो थाइलेक्विड में या ग्रैनम में। ठीक है, अब देखो लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा था। तो आपने कहा सर लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा था? तो लाइट एनर्जी अवशोषित हो रही थी क्लोरोफिल के द्वारा, और इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा था। इस एनर्जी से पानी टूट रहा था दो भागों में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन चला गया कहां पर? एटमॉस्फेयर में। यही है आपका लाइट रिएक्शन। यही क्या है गैस? आपका लाइट रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन में इतना ही हो रहा है। तो ये जो हो रहा है इसको थोड़ा पॉइंट वाइज भी लिख लेंगे ना, तब तो मजा आएगा। तो पॉइंट वाइज जरा लिख लीजिए। सबसे पहले क्या हो रहा है लाइट रिएक्शन में कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट एनर्जी को और इसे कन्वर्ट कर दे रहा है केमिकल एनर्जी में। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, लाइट रिएक्शन का मुख्य चरण में क्या क्या हो रहा है कि पर्णहरित सौर ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो आप कहेगा सर लाइट एनर्जी को अवशोषित करना और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। लिखिए इसको पहले। तो पर्णहरित सौर ऊर्जा को अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, और इस ऊर्जा से पानी दो भागों में टूट रहा था, जिसको क्या कह रहे थे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये जो एक्टिव क्लोरोफिल है ना, लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल एक्टिव हो गया। अब ये क्या करेगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सक्रिय क्लोरोफिल आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करके जल के अणुओं का विच्छेदन करेंगे। अब ये जो क्लोरोफिल है वो एक्टिव हो गया और लाइट का क्या करेगा? वाटर का फोटोलाइसिस करेगा। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना, जिसके फलस्वरूप क्या क्या मिलेगा? जिसके फलस्वरूप मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब फोटोलाइसिस होगी तो ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। फोटोलाइसिस के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, जिसमें से ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। यही तो है आपका लाइट रिएक्शन। नोट करो फटाफट इसको। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, टूटना। हाँ बिल्कुल सही है स्नेहा। अभी रिडक्शन पे आते हैं। हाँ साथ में हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन निकल रहा है उसके बाद फिर ये हाइड्रोजन निकलते ही CO2 से कंबाइन कर रहा है। तो पहले लाइट रिएक्शन, तब डार्क रिएक्शन।
क्योंकि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में यूज हो रहा है ना। जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगा तब तक डार्क रिएक्शन कैसे होगा? लाइट रिएक्शन में जो हाइड्रोजन बन रहा है वो CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बना रहा है ना। तभी तो मैंने कहा कि दोनों क्रियाएं दिन में होती हैं, क्योंकि जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगा तब तक डार्क रिएक्शन नहीं होगा। होगा तो लिखेंगे डन, डन हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। तो लाइट रिएक्शन में एकदम क्लियर रहना, आपको दिमाग में यहां पर सेट करना है कि देखो हो क्या क्या रहा है ना। तो एक तो हमने इससे दिखा दिया आपको, यहां पे दिखा दिया इक्वेशन से, और यहां पे इस इक्वेशन में जो है उसको हमने शॉर्ट में थोड़ा लिख भी लिया। तो अगर आप लोग समझ गए हो इसको तो जरा एक क्वेश्चन का जवाब दे दो मुझे। देखो, यूपीसी एक एग्जाम लेता है CAPF का, 2021 8 अगस्त को हुआ था। पूछ रहा है कि कौन क्लोरोफिल का फंक्शन नहीं है। हम सब से सही उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं, बताइए कौन जो है वो क्लोरोफिल का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, फोटोन मतलब क्या होता है? लाइट, लाइट को ही फोटोन कहते हैं। फोटोन मतलब प्रकाश की बात हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो देखो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? लाइट यानी फोटोन का एब्जॉर्ब करना, और इस लाइट को क्या कर देना, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, और इस एनर्जी से वाटर को तोड़ देना, है ना। तो ये सब तो काम है, लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं करता है कौन? आपका क्लोरोफिल। सो सी शुड बी द राइट ऑप्शन। आशीष कुमार मीना, क्या बात है भाई, सही उत्तर दिया आपने। अरे आ रहा है समझ में। तो क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ हो, अगर जिस अंदाज में मैंने आपको पढ़ाया है तो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, है ना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अंजलि, मुकेश, है ना, उत्तर दीजिए। उत्तर नहीं आया आप लोगों का रुझान, क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? असजद आलम, बिल्कुल सही हैं आप। 3 जो होगा वो गलत उत्तर होगा, बिल्कुल सही है। चंद्रकला शर्मा, बिल्कुल सही है आप चंद्रकला, बहुत बढ़िया। ओके, चलो तो लाइट रिएक्शन हो गया। अब आ जाओ आप डार्क रिएक्शन पे। अगर हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन भी दिन के समय ही होता है, दिन के समय ही होता है, लेकिन इसमें लाइट यूज नहीं होती, प्रकाश अवशोषित नहीं होता। और इसे हम बात करें कहां होता है, तो आप कहेगा सर फिर क्या पूछ रहे हैं, कहां होगा? तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, प्रकाश संश्लेषण का ही चरण है ना, तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, हरित लवक में होगा। लेकिन जिद पे अड़ जाए कि हरित लवक में कहा, तो स्ट्रोमा में होगा। कहां होगा? स्ट्रोमा में होगा। आप पूछोगे कि सर स्ट्रोमा क्या है, तो ये था हरित लवक, इसकी बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, इसके अंदर जो जगह है इसी को स्ट्रोमा कहते हैं, जिसके अंदर थैलेक्वाइड रखे हुए थे, है ना। तो इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, है ना। यह हरित लवक के पीठिका में या स्ट्रोमा में होता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कैल्विन साइकिल यानी कैल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। क्यों? जिस तरह से लाइट रिएक्शन को पहली बार दुनिया के सामने एक्सप्लेन किया था किसने? हिल साहब ने। उसी तरह से डार्क रिएक्शन को भी दुनिया के सामने पहली बार एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था मेल्विन कैल्विन। इसलिए इसको कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, कैल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। नाउ इसको एक और नाम दिया गया है C3 साइकिल, C3 साइकिल, ठीक है जी। C3 चक्र भी इसको कहते हैं। अब कैल्विन साइकिल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई इसको एक्सप्लेन करने वाले थे दुनिया के सामने मेल्विन कैल्विन साहब। इसको C3 चक्र क्यों कहते, इस बात की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, ठीक है जी। तनु, ध्रुव कुमार, गुंजन पांडे, सबका उत्तर सही था जी। मुकेश, प्रिंस। देखो C3 साइकिल क्यों कहते हैं इसको, देखिए जब डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो आपने कहा सर डार्क रिएक्शन में इतना हो रहा है। देखो डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट रिएक्शन में जो हाइड्रोजन बना है वो CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बना लिया, यही है आपका डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो हाइड्रोजन बना है वो हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बना लिया है, यही है डार्क रिएक्शन। लेकिन ये क्रिया इतनी आसानी से नहीं होती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये ग्लूकोज बन गया।
ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, बीच में ढेर सारे केमिकल्स बनते हैं, तब लास्ट में जाके ग्लूकोज बनता है। तो जब डार्क रिएक्शन चलता है, तो डार्क रिएक्शन जब चलता है, शुरू होता है, तो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ना, ये जो डार्क रिएक्शन जब चल रहा होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया जब चल रही होती है, तो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट प्रथम स्थायी उत्पाद एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है ना, एक 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। उस यौगिक का नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। तो जब डार्क रिएक्शन चलता है, तो उसमें पहला जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है PGA, जो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। इसलिए इस चक्र को C3 चक्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि डार्क रिएक्शन का या प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है, तो उत्तर है PGA। इसी बात को देखो यहां पे लिख दिया है मैंने लैंग्वेज में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड भी बनता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड शॉर्ट में क्या लिखा है, PGA, जो कि क्या है, एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है ना। तो इसे C3 चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद एक 3 कार्बन वाला यौगिक होता है, जिसे हम फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल कहते हैं। इस पॉइंट को भी लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपसे, मेंस में इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है माय डियर फ्रेंड्स, डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो डार्क रिएक्शन में आप कहेंगे कि भाई CO2 से हाइड्रोजन कंबाइन करके ग्लूकोज बना रहा है। इसको तसल्ली से नोट कर लो, हो जाएगा, लिखोगे डन आप। ठीक है रवि, और साफ हम लिखेंगे, रवि साहब घबराइए मत। तो इस क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया हरित लवक के पीठिका या स्ट्रोमा में होती है। इसे कैल्विन चक्र भी कहा जाता है, इसे C3 चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन का पहला कंपाउंड जो है वो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बस इतना ऐसे याद करना है दिमाग में, हो जाएगा, लिखेंगे डन। PGA का मतलब क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA का मतलब क्या है नेहा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है स्नेहा, आयुषी, बात आ रही है समझ में। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि डार्क रिएक्शन में मोटा मोटी क्या हो रहा है, तो CO2 से हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। दिस इज योर डार्क रिएक्शन, है ना। डार्क रिएक्शन में एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बना रहा है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको मैं पढ़ाऊंगा, कि देखिए किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन, है ना, रिडक्शन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अवकरण या अपचयन। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि CO2 का रिडक्शन होकर के क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो यही है डार्क रिएक्शन, कि CO2 का रिडक्शन होकर के क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो एक पॉइंट और इसमें हम लोग शामिल जरा कर लें कि भाई डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो रिडक्शन ऑफ CO2, क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म क्या, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। CO2 के रिडक्शन से, CO2 के रिडक्शन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो डार्क रिएक्शन में लिखेंगे, इन डार्क रिएक्शन रिडक्शन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस। इन डार्क रिएक्शन CO2 रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज, है ना, CO2 रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज, या रिडक्शन ऑफ CO2 टू
कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। तो CO2 के अवकरण के फलस्वरूप क्या बन रहा है, शर्करा बन रहा है, यानी ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। C3 का मतलब है 3 कार्बन वाला, है ना। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कितने कार्बन वाला यौगिक है, 3 कार्बन वाला यौगिक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। ठीक है भाई, बात आ रही समझ में। चलिए, माइक अब ठीक आ रही है आवाज, प्रणव, सुरभि, अब क्लियर है आवाज। तो कोई भी सब्सटेंस है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है ना, उसमें हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना क्या कहलाता, रिडक्शन। क्या कहलाता, रिडक्शन। अवकरण या अपचयन। ठीक है, रिडक्शन कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो देखिए CO2 में हाइड्रोजन जुड़कर क्या बन रहा है, C6H12O6। तो अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो आप कहिएगा सर CO2 का रिडक्शन हो रहा है। क्यों, CO2 में हाइड्रोजन जुड़कर ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है कि नहीं, हो गया, एक्सप्लेन हो गया न्यू। चलो अब देखिए, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पे पढ़ाने वाले हैं आपको, और वो है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, परपोषी पौधे या विषम पोषी पौधे, परपोषी पौधे या विषम पोषी पौधे, परपोषी पौधे या विषम पोषी पौधे। हमने कहा था कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, लेकिन सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। आप जानते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। जीव विज्ञान को अपवादों का विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान में हर जगह एक्सेप्शन मिल जाएंगे, और जहां पर एक्सेप्शन होगा वहां से क्वेश्चन आपको अवश्य मिलते हैं। मैं उन प्लांट्स की बात करने वाला हूं जो हमारी तरह है। हम लोग क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, विषम पोषी जीव हैं। वो जीव जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे आदमी, कुत्ता, गधा, बैल, बकरी सब दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, या तो पौधे को खाते हैं या जंतुओं को खा जाते हैं, है ना। तो कुछ पौधे भी ऐसे हैं। तो वो पौधे जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से भी प्राप्त करते हैं, ऐसे पौधों को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, विषम पोषी पौधे। क्या कहते हैं, विषम पोषी पौधे या परपोषी पौधे। तो लिख दिया है मैंने कि वह पौधे जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से भी प्राप्त करते हैं, परपोषी पौधे या विषम पोषी पौधे कहलाते हैं। आप लिख सकते हैं कि दोज प्लांट्स विच obtained their food from other organisms are called heterotrophic plants। जो दूसरों पर भी डिपेंडेंट है। अच्छा, यहां तो लिखा हुआ था ही, प्लांट्स विच कांट मेक देयर ओन फूड, वो पौधे जो अपना भोजन नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो दोज प्लांट्स विच ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज व्हाट, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। अब देखिए, हेटेरोट्रॉफिक जीव यानी विषम पोषी जीव कई तरह के होते हैं। वह विषम पोषी जीव जो घास फूस खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, शाकाहारी। वह विषम पोषी जीव जो मांस खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, मांसाहारी, जैसे शेर, चीता। वह हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो सब कुछ खा जाते हैं उसको कहते हैं ओमनीवोरस, सर्वाहारी, जैसे चींटी हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, सब कुछ खा जाते हैं, ओमनीवोरस। वह जीव जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, उसके शरीर में रहते हैं, खुद उससे फायदा उठाते हैं लेकिन उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जीवों को कहा जाता है पैरासाइटिक, परजीवी।
परजीवी वो जीव होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में घुस गया तो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, अपना खूब फूले फलेगा, प्रजनन करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और आपको बीमार कर देगा। तो वो जीव जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, मतलब जिससे न्यूट्रिशन लेंगे उसी को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक, परजीवी। तो अगर मैं पूछूं कि भाई हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स का मतलब वो हुआ कि जो दूसरों पे निर्भर करते हैं, तो कैसे होते हैं ये? परजीवी होते हैं, कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं, कैसे होते हैं? तो ये जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं परजीवी किस्म के, है ना, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, और दूसरे होते हैं मांसाहारी, शेर चीता जैसे मांस खाने वाले पौधे भी होते हैं, कीटभक्षी पौधे, कीटों को खा जाते हैं। तो हमने क्या लिखा कि परपोषी पौधे या विषम पोषी पौधे वैसे पौधे होते हैं जो अन्य जीवों से भी अपना भोजन लेते हैं, और ये विषम पोषी पौधे दो प्रकार के होते हैं। लिख लेंगे, विषम पोषी पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा, मतलब परजीवी, और दूसरा होता है कीटों को खाने वाला, इंसेक्टिवोरस, कीटों को खाने वाला, जिसको हम मांसाहारी पौधा भी कहेंगे, है ना। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स है कि नहीं, नोट करिएगा। लिखेंगे, वह पौधे जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से भी प्राप्त करते हैं, ऐसे पौधों को हम विषमपोषी पौधे कहते हैं। और विषमपोषी पौधे दो तरह के होते हैं, परजीवी और कीटभक्षी। कीटभक्षी, कीट खा रहा है मतलब मांसाहारी, कार्निवोरस, जैसे शेर चीता क्या है? कार्निवोरस है, मांसाहारी। पौधे भी मांसाहारी हैं। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कुछ परजीवी पौधों के नाम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से पौधे परजीवी हैं? अब मैन भी ओमनीवोर हो गया, अंजलि ठीक बोल रही हैं। सर इसकी कितनी क्लास है? किसकी? अब है मतलब प्लांट न्यूट्रिशन की। प्लांट न्यूट्रिशन आज खत्म हो जाएगा, 3 क्लास में प्लांट न्यूट्रिशन बहुत है। बाकी इसके बारे में जाइलम, फ्लोएम, वो सब तो प्लांट टिश्यू में आएगा। तो सबको हमने अलग अलग सेगमेंट में बांट रखा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से पौधे परजीवी हैं? तो एक तो बहुत फेमस पौधा है अमरबेल। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स, परजीवी पौधों के उदाहरण। पहला पौधा है अमरबेल, कस्कुटा। तो आपसे पहला सवाल यहां से ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी पौधा है? उत्तर था कस्कुटा, ठीक है। फिर पूछा गया कि ये कस्कुटा परजीवी पौधा है तो कैसा? तना परजीवी या जड़ परजीवी? तना परजीवी या जड़ परजीवी? तो उत्तर था तना परजीवी। यह एक स्टेम पैरासाइट है, तना परजीवी है। अगली बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई किया और आपसे पूछा कि कस्कुटा एक तना परजीवी है, इतना लिख दिया। कैसा? पूर्ण तना परजीवी या आंशिक तना परजीवी? पूर्ण तना परजीवी या आंशिक तना परजीवी? प्लीज रिमेंबर, कस्कुटा जो है ना वो एक टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, पूर्ण तना परजीवी है, पूर्ण तना परजीवी, ठीक है। क्या है इसका मतलब? कि ये परजीवी है, परजीवी पौधा है, लेकिन तना परजीवी है, और तना परजीवी में भी कैसा? पूर्ण तना परजीवी। व्हाट डज इट मीन? देखो, जैसे सपोज करो माय डियर फ्रेंड्स कि ये कोई पौधा है, ठीक है, और इसकी जड़ें हैं मिट्टी में और ये तना है। कस्कुटा जो होता है ना वो येलो कलर का पौधा होता है। ये बेचारा अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, तो ये क्या करता है कि दूसरे पौधे के तना से ऐसे लिपट जाएगा और अपनी जड़ों को उसके तना में इंसर्ट कर देगा, और इसका बना बनाया भोजन अवशोषित करता रहेगा। बना बनाया भोजन क्या करेगा माय डियर फ्रेंड्स? अवशोषित करता रहेगा और अपना फलता फूलता रहेगा। कभी कभी तो जिस पौधे पर है ये उसको सुखा भी देता है। अगर ज्यादा इस पे लिपट गया तो क्या होगा? इसका सारा न्यूट्रिशन लेगा तो ये बेचारा मर जाएगा, है कि नहीं? आपने देखा होगा कि येलो कलर का पौधा दूसरे पौधे पर बिल्कुल पूरा उसको ढक लेता है। तो इसकी पत्तियां पीली होती हैं, ये अपना प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकता, बिल्कुल निकम्मा है, तो सारा का सारा भोजन दूसरे पौधे के तना से ले रहा है।
अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, तो ये अपने भोजन के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट है दूसरे पौधे के तना पे। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट, यानी टोटल का टोटल फूड जो है ना वो दूसरे पौधे के तना से ले रहा है। अब देखिए ये पौधा जिन जड़ों के द्वारा दूसरे पौधे के तना से भोजन अवशोषित कर रहा है, इन जड़ों को हम कहते हैं हॉस्टोरिया। क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया कहते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि परजीवी पौधे जिन जड़ों के द्वारा दूसरे पौधों से भोजन चूस लेते हैं उस जड़ों को क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया, है ना। तो ये अपना बिल्कुल निकम्मा है, अपना कुछ नहीं करता, दूसरे पौधे के तना से टोटल भोजन ले रहा होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। हाँ बिल्कुल, महेश साहब आएंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। डीएनए चैप्टर अभी थोड़ा लेट है डीएनए में, है ना। नाउ दूसरा पौधा है विस्कम, पूरा नाम है विस्कम एल्बम, जिसको हम मिस्टल टो कहते हैं। ये जो है वो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। क्या है ये, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, आंशिक तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी। आंशिक तना परजीवी कहने का मतलब क्या है, देखिए ये जो विस्कम होता है कुछ इस तरह का पौधा होता है, इसकी अपनी पत्तियां हरी होती हैं, ये अपना प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन ये दूसरे पौधे के तना में अपनी जड़ों को इंसर्ट किया हुआ है, तो अपना तो प्रकाश संश्लेषण कर ही रहा है, दूसरे पौधे के तना से भी अपना भोजन ले रहा है। यह है आपका कौन, विस्कम, जिसको मिस्टल टो भी कहते हैं। यह है विस्कम, है ना, विस्कम। यह पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पूरी तरह से अपने भोजन के लिए दूसरे के तना पे डिपेंडेंट नहीं है, इसकी पत्तियां खुद हरी हैं, ये खुद प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन थोड़ा भोजन दूसरे से भी चुरा लेता है ना। तो विस्कम जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका कौन, ये है आपका कस्कुटा। इसकी पत्तियां जो है कस्कुटा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, इसकी पत्तियां पीली होती हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूर्ण तना परजीवी है ना। उसके बाद आ जाइए परजीवी पौधों में रेफ्लेशिया, पूरा नाम है रेफ्लेशिया आर्नोल्डी, आप सिर्फ रेफ्लेशिया याद रख लीजिए। ये है टोटल पैरासाइट, और टोटल में भी कैसा, टोटल रूट पैरासाइट। क्या है ये, टोटल रूट पैरासाइट, पूर्ण जड़ परजीवी। मतलब ये पूरी तरह से पानी और खनिज के लिए दूसरे पौधों की जड़ों पे डिपेंड करेगा। जैसे ये मान लिया रेफ्लेशिया का पौधा है और इसके आसपास दूसरा कोई पौधा है, तो ये अपनी जड़ों को उसके जड़ों में डाल देता, इंसर्ट कर देता, और उसका एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर और मिनरल चुरा लेता। इसकी जड़ें मिट्टी से खुद पानी और जल अवशोषित नहीं कर, पानी और खनिज अवशोषित नहीं कर सकती। मतलब क्या हुआ कि अगर रिफ्लेशिया कोई पौधा है और उसके आसपास कोई दूसरा पौधा नहीं है, तो ये जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से जल और खनिज के लिए, वाटर और मिनरल के लिए दूसरे पौधे के जड़ों पे डिपेंड करता है। तो रेफ्लेशिया के बारे में दो बातें आपको याद रखनी है। रेफ्लेशिया टोटल रूट पैरासाइट है, और शायद आप ये भी जानते होंगे कि रेफ्लेशिया का जो फूल है वो विश्व का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। रेफ्लेशिया का जो फूल है वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। और अगर हम बात करें रेफ्लेशिया का, तो ये रेफ्लेशिया जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है, बड़ा पुष्प होता है ना। इसका डायमीटर 1 मीटर हो सकता है, 1 मीटर, इतना बड़ा। अगर ये फूल आप किसी को दीजिए तो किसी और फूल की ख्वाहिश नहीं होगी उसे, है ना, इतना बड़ा फूल। और इसका लगभग 10 किलोग्राम इसका वजन होता है, और इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, जिसका नाम है रेफ्लेशिया। प्लीज रिमेंबर, ठीक है। रेफ्लेशिया जो है वो
विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। और आप जानते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जो है वो कस्कुटा क्यों, ये जो कस्कुटा है वो टोटल स्टेम पैरासाइट है, विस्कम पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, रिफ्लेशिया टोटल रूट पैरासाइट है, और ये जो सेंटेलम है चौथा पौधा सेंटेलम, दिस इज पार्शियल रूट पैरासाइट। पार्शियल मतलब आंशिक, पार्शियल रूट पैरासाइट। टोटल का उल्टा क्या होता है? पार्शियल। पार्शियल रूट पैरासाइट, आंशिक जड़ परजीवी। ये जो चंदन का पौधा होता है ना सैंटेलम, आंशिक जड़ परजीवी। ये जो चंदन का पौधा होता है ये अपने आसपास के पौधे की जड़ों में अपनी जड़ों को डाल देता है और उसका वाटर और मिनरल चुरा लेता है, वाटर और मिनरल चुरा लेता है। ठीक है, ये खुद भी पानी अवशोषित कर सकता है, इसकी जड़ें खुद भी मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित कर सकती हैं, लेकिन ये थोड़ा पानी दूसरे से भी चुरा लेता है। जैसे होता है ना कुछ लोग कि उसके घर में सब कुछ है, भरा पूरा खानदान है, लेकिन चोरी करने की आदत है, वैसा ही ये है। खुद तो पानी अवशोषित करता भी है और इसके आसपास अगर कोई दूसरा पौधा है तो उसकी जड़ों से भी पानी चुरा लेता है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों रूट पैरासाइट हैं, ये दोनों जो हैं वो जड़ परजीवी हैं, नीचे वाले दोनों, और ऊपर वाले दोनों क्या हैं? स्टेम पैरासाइट हैं, तना परजीवी हैं। लेकिन फर्क क्या है? ये भी तना परजीवी, ये भी तना परजीवी। ये क्या है? टोटल स्टेम पैरासाइट, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ये टोटल रूट पैरासाइट, ये पार्शियल रूट पैरासाइट। तो बस आपको याद रखना है कि कस्कुटा, विस्कम, रिफ्लेशिया, सेंटेलम, ये सब क्या है? परजीवी पौधा है। क्या है? परजीवी पौधा है। ठीक है जी। हाँ, अमरबिल येलो कलर का होता है, ये आसपास आपको दिख जाएगा, ये सब पौधे दिख जाएंगे। रेफ्लेशिया तो इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा रेफ्लेशिया। पर ये कस्कुटा तो आम आप देखते होंगे, येलो कलर का पौधा बिल्कुल ढक लेता है। ठीक है जी। रवि शुक्ला जी, अभी आएगा शेर, कुछ शब्द याद आएंगे तो शेर आएगा। तो हमने कहा कि देखो, परपोषी पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक है परजीवी पौधे और दूसरे हैं कीटभक्षी पौधे। चलो कीटभक्षी की तरफ हम लोग चल लेते हैं। आ जाते हैं कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे वो पौधे होते हैं जो कीटों को खा जाते हैं, कीटों को खा जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? 4 पौधे मैंने लिखे हैं, उसी को याद रखना है, काम आपका बन जाएगा। पहला पौधा है निपेंथिस, जिसे हम पीचर प्लांट या घट पर्णी के नाम से जानते हैं। ये इसका साइंटिफिक नेम है, लोग इसे पीचर प्लांट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पीचर प्लांट कॉमनली। जैसे होता है ना हम लोगों का सर्टिफिकेट नेम होता है और एक घरेलू नाम होता है, बबलू, डब्लू, पप्पू, है ना, वैसा ही है। निपेंथिस साइंटिफिक नेम है, लोग इसे पीचर प्लांट भी कह देते हैं। दूसरा है यूट्रिकुलेरिया, जिसे हम लोग ब्लैडर वोर्ड भी कह देते हैं। ड्रॉसेरा, जिसको सनड्यू भी कह देते हैं। डायोनिया, जिसको वीनस फ्लैट ट्रैप भी कह देते हैं। एग्जामिनर आपके साथ खेल क्या करता है? कभी इधर वाला नाम यूज कर देगा, कभी इधर वाला नाम यूज कर देगा, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज्ड। मैंने वो छोड़ा ही नहीं कंफ्यूजन का, एक बार आपके दिमाग में ऐसे देखा हुआ है ना तो ऑप्शन में रहेगा तो समझ में आ जाएगा। तो निपेंथिस, जिसको पीचर प्लांट कहते हैं, यूट्रिकुलेरिया, जिसको ब्लैडर वोर्ड कहते हैं, ड्रॉसेरा, जिसको सनड्यू कहते हैं, डायोनिया, जिसको वीनस फ्लैट ट्रैप कहते हैं, ये सब क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं, कीटों को खाते हैं। सवाल पैदा होता है कि क्यों खाते हैं, उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए, मान लिया कि ये आपका निपेंथिस है ना, ये पीचर प्लांट है मान लिया। तो पीचर प्लांट है तो इसकी पत्तियां होंगी, इसमें भी क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं, पत्तियां होंगी। लेकिन इसकी कुछ पत्तियां जो हैं वो पीचर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती हैं और इन पे आ जाता है एक ढक्कन। ये क्या बन गया? पीचर। ये क्या बन गया? पीचर, यानी कलश या घड़ा जैसी संरचना, और इस पे आ गया ढक्कन। अब देखो, कीट पतंगे इधर आते हैं देखने के लिए कि भाई ये लगता है कुछ स्पेशल है। जैसे ही अंदर जाएंगे ये हो जाएगा ढक्कन बंद, और इसे खाकर ये अपना रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पौधा होकर कीट क्यों खा रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ये कीट खाने लगा?
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अब रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। चोरी डकैती लूटपाट दिन दहाड़े हो जाती है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अब रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। तो सच बोलने के लिए हौसला चाहिए। ये ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, पौधा होकर कीट खा रहा है, कुछ तो मजबूरी रही होगी। वो मजबूरी क्या है कि ये पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है। आप जानते हैं कि पौधे के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन नहीं मिलेगा पौधे को तो वृद्धि रुक जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, अमाइनो एसिड नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो वृद्धि रुक जाएगी। तो नाइट्रोजन जो इसे पौधों से नहीं मिल रहा है ना, कीटों से खाकर इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, है ना। तो पूछा गया था आपसे कि कीट भक्षी पौधे कैसी मिट्टी में उगते हैं। ऐसी मिट्टी में जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो बस आपको याद रख लेना है कि कौन कीट भक्षी पौधा है। निपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रॉसेरा, डायोनिया, पीचर प्लांट, ब्लैडरवोर्ट, सनड्यू, इसी का कॉमन नेम है। आप ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो देखिए, ये है आपका पीचर प्लांट। घड़े जैसी संरचना बन गई। पीचर मतलब क्या होता है, घड़ा। पीचर प्लांट, घट पर्णी। ये है आपका डायोनिया, जिसको वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें देखिए, ये जो महिलाएं अपने जुल्फों को संवारने के लिए ये जो चिमटे जैसी संरचना, उसको क्या बोलते हैं, क्लेचर कहते हैं ना, वैसा ही ये बनाती हैं। यहां पे आएगा ना कीट, ऐसे इसको पकड़ लेगा। तो ये जो महिलाएं जुल्फों को संवारने के लिए जिस तरह की रचना का इस्तेमाल करती हैं, वैसे ही रचना का इस्तेमाल पौधे कीटों को फंसाने के लिए करते हैं। इस तरह से इसे पकड़ लेगा। आप उंगली ले जाइएगा ना, उसको भी पकड़ लेगा, ये है कि नहीं। तो ये है आपका डायोनिया। इस तरह का होता है, खतरनाक पौधा है। देखो आप, कि अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूं तेरा तू नसीब अपना बना ले मुझको, और मैं जो कांटा हूं तो चल मुझसे बचा कर दामन, मैं हूं गर फूल तो जूड़े में सजा ले मुझको, है ना। तो जूड़े को सजाने के लिए महिलाएं जिस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, पौधे कीटों को फंसाने के लिए इस तरह की संरचना का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, एक और पौधा जो बोला, ये है डायोनिया। ये है आपका सनड्यू, ड्रॉसेरा। ये आपका है ड्रॉसेरा, ऑल्सो नोन एज क्या, सन ड्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन ड्यू कहते हैं। सन ड्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे कीट आएगा ना, इसको ऐसे ऐसे पकड़ लेगा। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। तो इस पॉइंट को जरा लिख लीजिए आप। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कीट भक्षी पौधे कैसी मिट्टी में उगते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं मैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन क्या, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं, कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, कहीं पर नोट करके आप इस बात को लिख ले। सीटेट में एक सवाल पूछा गया था, कीटभक्षी पौधे इंडिया में कहां मिलते हैं, तो मेघालय में। मेघालय के एरिया में आपको कीटभक्षी पौधे मिल जाएंगे। और ये बात एनसीईआरटी 5th क्लास में मेंशन की गई है। एनसीईआरटी 5th क्लास में मेंशन की गई है ना।
तो कीट भक्षी पौधे कैसी मिट्टी में उगते हैं? ऐसी मिट्टी में जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है जी। एक सवाल और यूपीएससी प्री में पूछा गया, हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि देखो, पीचर प्लांट का कौन सा भाग कलशनुमा संरचना में रूपांतरित होता है? पत्तियां, तना या जड़? पीचर प्लांट का कौन सा भाग कलशनुमा संरचना में रूपांतरित होता है? पत्तियां, तना या जड़? तो देखिए, पत्तियां रूपांतरित होकर कलशनुमा संरचना बनाती है कीटों को फंसाने के लिए। तो लीव्स क्या होते हैं? मॉडिफाई होते हैं, है ना। पत्तियां रूपांतरित होकर कलश जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। तो पीचर प्लांट की पत्तियां रूपांतरित होकर कलश जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। लीव्स ऑफ पीचर प्लांट मॉडिफाई टू फॉर्म पीचर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो ये था हमारा गाइस प्लांट न्यूट्रिशन। क्या था? प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, इसकी जो है प्रैक्टिस सेशन जो है वो हम जल्द ही कल परसों में अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब पर। प्रैक्टिस सेशन, उसको आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। आज समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर हम प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। वाईटी चैनल है साइंस बाई जुबैर एहसानी, और इसी जुबैर एहसानी के नाम से मैं फेसबुक और इंस्टा पे भी मौजूद हूं। आप उस पे फॉलो कीजिए शॉर्ट्स के लिए, और वो काम के शॉर्ट्स होंगे। टेलीग्राम हमारा है साइंस का सुरूर, साइंस का सुरूर, 13 सुरूर, वही वाला सुरूर है। साइंस का सुरूर, यह है आपका टेलीग्राम चैनल। तो जैसे ही हमें मौका मिलता है 1-2 दिनों में, ये अब खत्म हो गया है प्लांट न्यूट्रिशन, इसकी हम प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं, और उस पर आप लोग जाकर रिस्पॉन्ड करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। फिर आप यहाँ पे आके बता दीजिएगा मुझे क्लास में कि आपका कितना सही हुआ, किसका कितना सही हुआ, कितना स्कोर आ रहा है। तो उस हिसाब से फिर हम और भी चीजें वहां पे डालेंगे। तो उसमें बहुत सारी बीमारियों के ट्रिक्स वगैरह, अयस्कों के बारे में बहुत सारी बातें हम अब वहां पे करने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलते हैं कल